चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो गारंटी बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस क्लास के बाद ऊपर जाना है, इसी क्लास के बाद ना, ठीक है, उनका टेस्ट होगा, मतलब लगभग 1:30 बजे के आसपास जब मैं क्लास छोड़ूं तो ऊपर चले जाएंगे गारंटी बैच वाले, बाकियों का ऑफ हो जाएगा 1:30 बजे के बाद। चलो, हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे और हमने पॉलिटिकल साइंस का एक बेस जान लिया था, समझ लिया था कैसे इंडिया में काम चलता है। आपके इंडिया की किताब एक लिखी थी बहुत पढ़े लिखे समझदार लोगों ने, जिस पे देश आज काम कर रहा है। क्या नाम था इसका? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे शब्दों के बीच में 5 शब्द तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं। पहला शब्द था प्रभुसत्ता संपन्न, लोकतंत्र, समाजवादी, गणतंत्र और एक क्या था? धर्म निरपेक्ष। इन 5 का बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें मतलब पता है और अब संविधान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज बुक्स लेकर आए हो? हाँ, हमने कुछ बातें पढ़ी थी और अभी शुरू ही किया था पढ़ना, 1-2 ही पेजेस हुए थे, तो मैंने बेसिक बातें बताई थी कि पूरे भारत का सिस्टम जिस किताब पे टिका हुआ है उसी को कहते हैं भारत का संविधान। तुम्हारे देश में काम करने वाले लोग हैं या तो एमएलए या एमपी, इनमें से एक सीएम बन गया होगा, इनमें से एक पीएम। और इसके अलावा जो सीएम और पीएम हैं ये तो हैं जिनको लोगों ने बनवाया। कुछ लोग एमएलए से ऊपर राज्य में एक बड़ी पोस्ट पर बैठा होता है जिसे आप कहते हैं राज्यपाल, या इसी को आप इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर। ऐसे ही देश में पीएम से ऊपर बैठा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसे आप कहते हैं राष्ट्रपति। इन सबको भी इस किताब के अकॉर्डिंग ही चलना है। इस किताब से ऊपर आपके देश में कोई भी नहीं है, चाहे वो कितनी पावरफुल पोस्ट हो। इन सब लोगों को देखना है कि मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि इन सब लोगों के काम, इनकी जिम्मेदारी, इनके जितने उत्तरदायित्व हैं वो सब इस किताब में मेंशन है। एक एक आदमी के बारे में, जैसे गवर्नर लिखा तो आपकी इस किताब के कोई ना कोई आर्टिकल होंगे जो गवर्नर की नॉलेज देते होंगे, भाई इसको ये करना है, इसकी ये जिम्मेदारी, इसके ये काम। ऐसे ही पीएम, राष्ट्रपति, जितनी बड़ी हस्ती है ना, इन सब के काम, इनकी जिम्मेवारी, इनकी योग्यताएं ये इस किताब में लिखी गई हैं। तो आपका पूरा देश चलाने की जिम्मेदारी एक किताब के भरोसे है और उस किताब को कोई चेंज करने की पावर रखता है तो कोई उस किताब को एक्सप्लेन करने की पावर रखता है। आपके देश में ना 3 तरह का सिस्टम है, 3 तरह की चीज़ें हैं। एक आपके यहाँ कहलाती है, सबसे पहले अगर बात करें जो कानून बनाती है, जिसको आप कहते हैं कहलाती है जो विधायिका, या आप कहते हो इसी को विधान पालिका। दूसरी जो काम करती है जिसे आप कहते हैं कार्यपालिका, और तीसरी जो इन दोनों के ऊपर नजर रखती है न्यायपालिका, जुडिशरी जिसे आप कहते हैं। पहले वाला लेजिस्लेचर, दूसरे वाला एग्जीक्यूटिव्स और तीसरी जुडिशरी। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। विधायिका में आ जाते हैं 543 लोकसभा वाले और 245 राज्यसभा वाले। इसका ही एक पार्ट लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा में कुछ लोग सरकार बना के बैठे हैं जो कि काम करने वाले हैं। तो इन सबको मिला के आप कहते हो भाई ये हमारी विधायिका है। इसके 3 पार्ट हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस लोकसभा के कुछ लोग सरकार बना के बैठे हैं क्योंकि उनको आपने ज्यादा सीटें दी। सरकार कौन बनाता है? लोकसभा की 543 में जिस पार्टी को 272 से ज्यादा सीटें मिल गई वही पार्टी सरकार बनाएगी, और जो पार्टी सरकार बनाएगी उसी का पीएम होगा, उसी की पावर होगी, वही सारा पैसा इस्तेमाल करेगी। यानी इन सब के छोटे रूप में लोकसभा के थोड़े से लोग क्या कहलाते हैं? कार्यपालिका को मैं आसान भाषा में कहूं तो यही लोग क्या चलाते हैं? सरकार। सरकार चलाने में 2 तरह के लोग चाहिए, एक जो 5 साल के लिए आते हैं और एक जो परमानेंट है। सरकार चलाने के लिए 2 तरह के लोगों में पहले हैं टेम्परेरी और दूसरे हैं परमानेंट। टेम्परेरी आपके देश में एमएलए और एमपी हैं। कितने साल के लिए आते हैं? अच्छा काम करेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो डिपेंड करता है। लोग 4-4 बार भी एमपी एमएलए 7-7 बार भी बन जाते हैं अगर जनता पसंद करे। जो ये परमानेंट है ना, परमानेंट, इन लोगों को आप कहते हैं आईएएस। ये मेन ये लोग हैं और किसी भी जिले के सबसे बड़े 2 अधिकारी होते हैं, आईएएस और आईपीएस। इनको जिम्मेदारी दी जाती है एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने की। आईएएस डिस्ट्रिक्ट में डीसी के रूप में, कहीं इसी पोस्ट का नाम हो सकता है कुछ और हो जाए, लेकिन एक मोटी बात बता रही हूँ कि डीसी का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा हेड है, कमिश्नर है। और दूसरी तरफ पुलिस का काम देखता है एसपी। अब दिल्ली में एसपी को जैसे एसीपी कह देते हैं, एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर या सीपी कह देते हैं। नाम अलग हो सकते हैं, पद वही है। जो आईएएस है आपके देश में चुने हुए वो जिले के डीसी बनते हैं और जो आईपीएस हैं वो पुलिस प्रशासन के मुखिया बनते हैं। ये एक आदमी होते हैं या कोई भी औरत। इनकी मदद, ये उस राज्य के ना हो ऐसा हो सकता है, इनकी मदद करते हैं उस स्टेट के कुछ लोग। जैसे एसपी के नीचे काम करेगा डीएसपी। ये डीएसपी उस स्टेट का सिविल सर्वेंट है, उस स्टेट का। जैसे हरियाणा है तो हरियाणा का सिविल सर्वेंट जो एचसीएस बनेगा वो डीएसपी लगेगा और वो किसकी मदद करेगा? एसपी। एसपी बाहर का किसी, मान लो बिहार का है या यूपी का है, यूपी में है तो हरियाणा का है, कोई बाहर का आदमी यहाँ आ सकता है क्योंकि ये तो आईपीएस है, इसने तो जो कैडर भरा होगा मिल गया इसको। लेकिन उसके नीचे काम करने वाला डीएसपी हमेशा उस स्टेट से बिलोंग करता है और उसको अंदर तक की सारी बातें पता होती है। तो ये जो डीएसपी है ना, ये उस स्टेट में सबसे बड़ी पोस्ट है जो लोक सेवक को मिल सकती है। इसके ऊपर फिर होता है आईपीएस अधिकारी। ऐसी की हेल्प करने के लिए बहुत लोग होते हैं। डीसी का काम होता है प्रशासन का,
यानी एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसका काम होता है सारा पुलिस का। इसलिए इकट्ठे कहते हैं पुलिस प्रशासन। ऐसा सुना, पुलिस प्रशासन। ये पुलिस की कार्यवाही देखते हैं, भाई चोरी है, गुंडागर्दी है, कोई गड़बड़ है, इस तरह की, और ये देखते हैं भाई नालियाँ ठीक हैं, सड़कें ठीक हैं, मार्केट ठीक है, भाई स्ट्रीट लाइट ठीक काम कर रही है, पार्क्स मेंटेन है, ये सब चीज़ें ये मिलके ये पूरे ज़िले को चलाते हैं। और ये लोग एक बार सरकारी नौकरी में आके अपने भाई 30 साल 35 साल जिस उम्र में इनकी नौकरी लगी उसके हिसाब से अपना टाइम काटते हैं। इनको पता है सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, हमें अपनी नौकरी करनी है, तो ये अपनी नौकरी करते हैं। लेकिन ये दिमाग के कारण यहाँ पहुंचे हैं, इनको कम ताकतवर मानते हैं। अजीब बात देखो, जिसको जनता बनाती है, ये अनपढ़ अंगूठा छाप कोई भी हो सकते हैं, ये इन पे हुक्म चलाते हैं। इनकी पावर ज्यादा मानी जाती है। कौन से लोगों की? और किन की पावर कम मानी जाती है? क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ये सब किसका पार्ट है? दोनों। तो कार्यपालिका के दो पार्ट हो गए, एक टेम्परेरी वाले और एक परमानेंट। टेम्परेरी की पावर क्यों है? क्योंकि उनको पावर जनता ने दी है, और परमानेंट की पावर नौकरी वाली पावर है। तो नौकरी की पावर वाले तो आते, मतलब भाई यहाँ हैं तो पूरे 40 साल 30 साल रहेंगे, लेकिन इनको जो ये सरकार बना के बैठे हैं, ये होते हैं जिनको जनता ने सिर आंखों पे बैठाया। और आपके देश में जनता ही जनार्दन है। इसीलिए सीएम हमेशा देखना एसपी डीसी को डांट लगा देता है। जो उस एरिया के मंत्री होते हैं, देखा ना, डीसी सीधे खड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए अब कल की बात करें, कल बहुत आंधी थी, कल का मौसम बहुत खराब था, कहीं कोई पेड़ गिर गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, और कोई वहाँ पे मंत्री जो, या मान लीजिए एमएलए वगैरह को बुला लिया वहाँ की कॉलोनी के लोगों ने कि जी सरकार के आदमी आते ही नहीं, फोन कर लिया, हटा नहीं रहे, पेड़ बाधा कर रहे हैं, ये है वो है। तो तुरंत वहाँ, अगर वो मंत्री पद पे है ना वो आदमी, वो तुरंत फोन घुमाएगा और डीसी वहाँ पहुंचेगा, और डीसी को सबके सामने लताड़ लगा देगा। कारण वो जानता है कि बेशक मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मुझे बनाने वाली कौन खड़ी है? ये जनता। और डीसी पढ़ा लिखा काबिल है, लेकिन इसके पीछे ऐसी पावर नहीं है जनता वाली। आपके देश में सबसे बड़ी पावर किसके हाथ में है? जनता। इसीलिए इनको कहा जाता है कि बेशक ये टेम्परेरी हैं, लेकिन ये पावरफुल ज्यादा हैं। किसके अंग हैं ये? इसके 3 पार्ट्स थे, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। परमानेंट कौन है? जो नौकरी पर है। और टेम्परेरी कौन है? ये एमएलए एमपी। ये दोनों एक भी तो हो सकते हैं। कुछ एमएलए एमपी ही तो सरकार में पहुंचते हैं। कई बार ऐसा होता है, कार्यपालिका चालाकी से कहती है भाई देखो 5 साल हमारी सरकार रहेगी, 5 साल हम प्रॉपर्टी बना लें, 5 साल तुम बना लेना, विपक्षियों तुम क्यों दुखी हो रहे हो? ये जनता तो बेवकूफ़ थी, बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ रहेगी, पहले हम खाते हैं, अगली इलेक्शन में तुम खा लेना। हो सकता है ये और ये एक जैसे बन जाएं। विपक्षी काम कहाँ कर रहे हैं तुम्हारे देश में? 8 साल से बीजेपी मनमानी कर रही है ना, सब चीज़ें आसमान की कीमतें पहुंच गई, कुछ बोलने वाला ही नहीं है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं। ये वही बीजेपी है जो पहले कांग्रेस टाइम में सिलेंडर ले लेके सिरों पे और यात्राएं निकालते थे। इससे तुम ये जानो कि ना कांग्रेस ना बीजेपी कोई अलग नहीं है, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अलग है तो आम आदमी हम हैं जो अलग है, पार्टी वो भी अलग नहीं है। जिन्हें लगता है कि यार सरकारें आई, अब तो हम कितने दिनों से देख रहे हैं, कोई सरकार आए अपना पेट भर के चली जाती है, उसको कोई मतलब नहीं किसी से भी। अब ये बात इन दोनों को पता है कि हमें पैसा खाना है और लोग ऐसे बेवकूफ बनते रहेंगे। तो क्या पता जानबूझ के विपक्षी ना टांग खिंचाई करते हो, ना क्वेश्चन उठाते हो, ना ब्लेम लगाते हो, ये सोचिए कि 10 साल बाद हमारी सरकार आएगी तो हम भी खा लेंगे, ऐसा भी तो पॉसिबल है। इसीलिए आपकी केयर के लिए क्या बनाई गई है। पर बड़े दुख की बात है, आजकल आपकी न्यायपालिका की एंट्री भी इस तरफ खोल दी। तुम्हें पता है तुम्हारे कई रिटायर्ड जज जो हैं वो एमपी बन गए हैं राज्यसभा के, पता चला तुम लोगों को? ये पहले ये बैन था, पहले न्यायपालिका से निकला कोई आदमी मंत्री नहीं बनता था। अब न्यायपालिका वालों को भी लालच दिया जाता है, और न्यायपालिका से जो रिटायरमेंट पे बैठे हैं ना, उनको कहते हैं सर अब आप करोगे क्या? रिटायर हो रहे हो, अगर हमारे हिसाब किताब से चलना चाहो तो आपको रिटायरमेंट के बाद क्या मजे की जिंदगी है, आपकी एंट्री करवा देंगे यहाँ पर। राज्यसभा में तुम और मैं तो कुछ कर नहीं सकते, इसकी एंट्री तो बैकडोर एंट्री टाइप होती है। न्यायपालिका का रास्ता अब धीरे धीरे सरकार ने यहाँ की तरफ खोल दिया। इससे न्याय भी अब बिकने लग जाएगा, क्योंकि उनको भैया अपने से मतलब है, उनको पता तुम्हारा भला करके मिलेगा क्या। और इसीलिए देखते देखते न्यायपालिका भी किसके हिसाब से काम करने लगेगी? सरकार। ये ठीक होगा या गलत होगा? ये तो सरकार हमारे सिर पे बैठ जाएगी। पहले हमें ये सेफ लगता था, पहले न्यायपालिका सेफ थी, लेकिन अब जो पिछले 8-10 सालों से चल रहा है ना, कांग्रेस के टाइम में स्टार्ट हो गया था, तब से हम देख रहे हैं न्यायपालिका भी बिकती सी जाने लग गई। और न्यायपालिका के लोगों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए राजनीति से, लेकिन न्यायपालिका रिटायरमेंट के बाद यहाँ आने लग गई। यहाँ आने लग गई तो पहले क्यों नहीं घपलेबाजी की होगी, क्यों नहीं केस जैसे कहे होंगे वैसे तोड़े मरोड़े होंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर वहां का रास्ता बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ये भी करेंगे। हर आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है, ये सब गलत है, पर इसके ऊपर आवाज उठाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है। खैर अभी फिलहाल में देखें तो 3 पालिकाएं हमारे लिए काम कर रही हैं। कौन कौन सी? विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधान में कितने अंग हैं? कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसके कितने पार्ट हैं? क्या क्या? टेम्परेरी और परमानेंट। परमानेंट में कौन आएगा? हाँ, और टेम्परेरी में कौन आएगा? हाँ, ये आईएएस आईपीएस परमानेंट है, और ये सरकार के एमएलए एमपी टेम्परेरी है। इन टेम्परेरी लोगों के साथ पता क्या है, ये जितनी बार एमएलए बनते हैं ना, हर बार इनकी एक पेंशन जुड़ जाती है। जैसे हम लोग हैं, एक नौकरी करते हैं 40 साल, कोई पेंशन नहीं है। अब फिलहाल में तुम 40 साल नौकरी करो, कोई पेंशन नहीं। जैसे हमारे फादर के टाइम के लोग थे, उन लोगों को पेंशन मिलती थी, एक पेंशन। 40 साल नौकरी की है ना, एक पेंशन। इनका पता क्या है, एक बार एमएलए बन गए, एक पेंशन हो गई,
दूसरी बार एमएलए बन गए, सेम उसी पोजीशन पर दूसरी, 6 बार एमएलए बन गए तो 6 पेंशन हो गई एक आदमी की। तुम सोचो इनकी पेंशन कितनी ज्यादा बन जाती है। भाई तुमने सर्विस तो एक ही तो की है ना। अब एक आम आदमी 40 साल जब एक नौकरी करता था तो तुम उसको कहते तू एक पेंशन का अधिकारी। तुम 5-5 साल में अपने जीवन के 20-30 साल लगाते हो राजनीति में, कायदे से काम तो एक ही करते हो ना। उसकी पेंशन हर बार अलग, एमपी है तो अलग पेंशन लेगा, एमएलए था तो अलग पेंशन। यानी अगर कोई एमएलए बाद में एमपी बन गया, बाद में पीएम बन गया, तो उसकी एमएलए की पेंशन भी आएगी, एमपी की भी और पीएम की भी। ये ठीक है या ये गद्दारी है? ये देश के साथ गद्दारी। और ये पता ही नहीं लोगों को, जैसे पढ़े लिखे लोगों में भी 1% को नहीं पता। ये जितनी बार बनते हैं ना उतनी बार इनकी पेंशन बढ़ जाती है, उतनी बार इनकी। और कितनी बार पढ़ती हूँ, कोई 6 टर्म काट गया, कोई 7 टर्म काट गया, कोई 4 टर्म। हमें कहते हैं कि हमने पेंशन इसलिए बंद कर दी क्योंकि बोझ पड़ता है सरकार के ऊपर, इतने लोगों को कहाँ से पेंशन देंगे। अरे आम आदमी जिसको तुम पेंशन ही 20-25 हज़ार 30 हज़ार देते हो, उसका बोझ पड़ता है। और तुम्हारी महीने की 2.5 लाख और 3 लाख और 2 25 और 2 70 किसी एक की निकाल के देखना। पता कैसे चलती है ये? ऐसे तो बताते ही नहीं है। आरटीआई लगा के लोग पता करते हैं इनके बारे में। ये पता ही नहीं लोगों को कि इनकी ना ये कहीं पे लिखवाते हैं, ना ये बातें किसी को पता। मुझे तो लगता है ये सब बचपन से बताना चाहिए कि इनकी एक बार की एक पेंशन, दूसरी बार की दूसरी, तीसरी बार की तीसरी, जितनी बार ये चुने जाएंगे इनकी तो हर बार पेंशन बढ़ती गई। तो सोचो लाखों रुपए तो इनको बुढ़ापे में बैठे बैठे मिलेंगे। इनके तो लाख रुपए बोझ नहीं डालते और आम आदमी के 20 हज़ार बोझ डालते हैं, क्योंकि ये एमएलए एमपी अपनी पेंशन नहीं हटने देंगे। कितनी बार ये मुद्दा उठता है आम आदमी के सामने कि भाई तुम्हारी पेंशन क्यों नहीं बंद होती? अगर देश पे बोझ पड़ता तुम भी तो बोझ हो, तुम क्या कर रहे हो देश के लिए? लेकिन अपनी देखो ये 2-2 2.5 लाख, 2,80,000 भी पेंशन है आधों की, किसी की 3,20,000। मतलब जितनी बार आप एमपी एमएलए बनते गए हर बार आपकी एक पेंशन जुड़ती गई। 5 सालों में तुमने ऐसा देश का क्या कर दिया? और वो गरीब आदमी जो 40 साल एक देश के लिए अपना काम कर गया, उसकी पेंशन तुम्हारे ऊपर बोझ है। लेकिन ये क्वेश्चन उठाने वाला कोई नहीं है। पर अब उठेंगे, जब जनता पढ़ेगी लिखेगी ना, तब ये अकल आएगी। आरटीआई से पहले बातें पता ही नहीं थी लोगों को। ये अपने आप थोड़ी बताएंगे कि हम 2-2.5 लाख रुपए महीने के पेंशन के लेते हैं जब रिटायर हो जाते हैं, मतलब जब हम संन्यास ले लेते हैं। रिटायर तो एज ही नहीं है इनकी। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 चीजें हमने जान ली, तो अब धीरे धीरे किस पे हमारी गड़बड़ लग रही है, हमें होती जा रही है, और न्यायपालिका का रास्ता किस तरफ खोल रहे हैं ये। आपके देश में जो ये किताब है ना जिससे आपका देश चलता है, इस किताब को चेंज किया जा सकता है, लेकिन इस किताब को चेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है? बताओ, किताब को कौन बदल सकता है? संविधान को लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपकी इस बुक को, जिसको आप कहते हैं संविधान, इसको चेंज कर सकती है संसद। संसद जिसके कितने पार्ट हैं? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इस किताब को हम चाहते हैं बदले, और इसमें लिखा जाए कि कोई भी आदमी आज़ादी के 70-75 साल बाद अगर एमएलए एमपी बनना चाहता है तो उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी हो। कल परसों एक वीडियो वायरल थी हरियाणा के शिक्षा मंत्री की, अगर तुमने देखी हो। 10वीं क्लास की एक लड़की ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं इनको सुना ही नहीं आया वो। और जब वो क्वेश्चन दूसरे आदमी ने पढ़ दिया तब भी इनकी समझ में नहीं आया। फिर जब वो एंकर जो था उसने जब उसको थोड़ा थोड़ा हिंदी में बताया तो बोला आप ही बता दीजिए। फिर इसको ये पता नहीं चला कि क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन क्या था? हाँ, कि 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन आप जोड़ेंगे अगर तो कैसे उसके ऊपर काम होगा। और कोई बड़ी बात नहीं, कोई यही पूछ ले कि मंत्री महोदय वोकेशनल का मतलब ही बता दो, तो हो सकता है पता ही ना हो। और मैं 100% श्योर हूँ पता नहीं होगा, तभी तो कुछ बोले नहीं, कुछ बोल ही नहीं पाए मंत्री। शिक्षा मंत्री को शिक्षा में वोकेशनल एजुकेशन क्या है ये नहीं पता। अब पीछे ये वायरल हुआ था ना कि जी आपका तो कह रहे हैं आप 10वीं फेल हैं, तो मंत्री महोदय ने कहा था तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं 10वीं फेल हूँ तो? मुझे कौन सा स्कूल चलाने हैं, मुझे कौन सा पढ़ाना है, मुझे तो नीति तो बनानी है। अब देख लो आ गई ना नीति सामने। क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, 10वीं क्लास की लड़की ने क्वेश्चन पूछा था। तो अब सोचो ऐसे नेता हैं, और मैं एक की बुराई नहीं कर रही, मैं ये पूरे देश पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ कि आपके देश में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी आबादी लेके पिछड़े हुए हैं। चाइना आपसे ज्यादा आबादी लेके कहाँ आसमान पे पहुंच गया, क्योंकि वो अपनी आबादी के दिमाग का इस्तेमाल करता है। और आपका देश हम जैसे लोगों को कहता है बढ़ती आबादी, बढ़ती आबादी बोझ नहीं होती। एक घर में मान लो 4 बच्चे हैं और ये चारों कल को 1 लाख की नौकरी पकड़ लें, तो इस घर में क्या ये बच्चे बोझ हैं या ये फायदा करेंगे? अब एक दूसरे घर में 2 बच्चे हैं लेकिन दोनों नालायक है, शराब पीते हैं, ड्रग एडिक्ट बन गए, तो जिसके पास बच्चे कम थे वो तो और नुकसान में गया। और ये 4 बच्चे जिसके थे लाख की नौकरी है, तो इसके दिन जो है वो बदल गए। इससे ये पता चलता है कि बढ़ती जनसंख्या बोझ नहीं है, बोझ है आपके कम और ज्यादा जितने भी लोग हैं वो नालायक हैं। और इनको ठीक करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, किस पे काम किया जाए? शिक्षा। लेकिन इस शिक्षा पे काम करने वाले ही अनपढ़ हैं आपके, जिनको ये नहीं पता कि वोकेशनल एजुकेशन का क्या यूज है, उसको कब यूज करना चाहिए, किस क्लास से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और फिर सोचो ये तो इस पढ़ाई को नहीं कर पाए जो कि बेकार पढ़ाई है। हमारी पढ़ाई को बढ़िया पढ़ाई नहीं है, आपकी पढ़ाई आपको काबिल नहीं बनाती, और ये करने में ये सक्षम नहीं है, तो सोचो बाकी देश का क्या हाल होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ चीजें कहाँ बदल दी जाएं, पर तुम्हारे मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि किताब बदलने की पावर किसके पास है? और इसमें वही बैठे हैं जो खुद ही अंगूठा छाप हैं, जो क्यों कहेंगे कि हमें पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पहली दिक्कत, जो इसमें चेंज करेंगे वो लोग संसद वाले हैं, और संसद में आधे अनपढ़ हैं। दूसरी बात, इस बुक में कोई चीज लिखी है और वो समझ में नहीं आ रही, तो उसको एक्सप्लेन कौन करेगा?
उसको एक्सप्लेन संसद नहीं करती, तो अनपढ़ ये क्या संसद बताएंगे। इसको एक्सप्लेन करता है सुप्रीम कोर्ट। पर सुप्रीम कोर्ट चीज को बदल नहीं सकता, दोनों की पावर अलग है। किताब बदलनी है तो आप बदलिए, किताब में लिखा क्या है बताना है तो आप बताइए। यहाँ पढ़े लिखे और काबिल लोग हैं, ये चीज को सही अंदाजा बता दें कि ये लिखा है। इनको कुछ अता ना पता, इन्होंने बड़ी पढ़ी है, ये इनको पता भी नहीं हो कितने आर्टिकल है, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी ना पता मिले। कितनी बार ऐसा होता है ना, ये सांसद और ये कई बार जाते हैं, राष्ट्रगान पूछ लो किसने लिखा, तो पता नहीं होता। आज भी इनका इंस्टेंट टेस्ट ले लेना और सिर्फ 8वीं क्लास के 10 क्वेश्चन इनसे पूछ लें और वो लाइव हो, तो आपके 99% मंत्रियों को 10वीं 8वीं क्लास में लिखी किताबों का आता पता नहीं है कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है। ना साइंस, ना मैथ्स, ना इंग्लिश, ना हिंदी, कुछ नहीं आता। मंत्री बन के घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता से वोट, जितने लोग मैंने आपको समझाया था, गरीब लोग वोट डालने जाते हैं, जो कंबल और 2000 के नोट के बदले अपनी वोट इनको दे आते हैं। तो ये सब चीजें समझने की हैं। ये संविधान का बदलाव कौन कर सकती है और संविधान का एक्सप्लेनेशन कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट बदल नहीं सकती और ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दोनों के अपने काम अलग अलग हैं। अब वो पूछेंगे बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? एक कौन सी पालिका थी, एक कौन सी थी, और एक थी न्यायपालिका। विधान पालिका ही कार्यपालिका का एक रूप मान लो, कार्यपालिका, और एक क्या थी? न्याय। वो कहेंगे बताओ किसकी सर्वोच्चता है इंडिया में, नंबर 1 कौन है? एक शब्द में कहो तो क्या कहोगे? न्यायपालिका नंबर 1 है? नहीं, न्यायपालिका अमेरिका में नंबर 1 है, आपके यहाँ नहीं। फिर कौन है? विधान पालिका नंबर 1 है, तो एक्सप्लेन ये क्यों करती है? फिर तो उसी से एक्सप्लेन करवा लो, ये बहुत काम की बात है। ब्रिटेन में अलग सिस्टम है, अमेरिका में अलग, आपका अलग। आपके यहाँ कहा गया कि भारत में संविधान में इन दोनों की बराबरी बताई गई है, यानी आपके देश में विधान पालिका और न्यायपालिका बराबर है, पैरेलल चलती हैं। और शायद इसीलिए ऐसा किया गया होगा कि विधान पालिका में जो सबसे बड़ा आदमी है राष्ट्रपति, और यहाँ है सुप्रीम कोर्ट का CJI। जब राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो कौन दिलाता है? CJI। और जब CJI की नियुक्ति करता है तो कौन करता है? राष्ट्रपति। ये दोनों बराबर माने गए, राष्ट्रपति और CJI। राष्ट्रपति की नियुक्ति करनी, ये शपथ दिलानी है तो CJI। राष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करना, क्योंकि उसका इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन से जीत के आ गया। मान लो मैं हूं भाई, मैं इलेक्शन में जीत के आ गई, मैं राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए, तो CJI आके एक कागज पढ़ेगा, मुझे वो कागज पीछे पीछे पढ़ना है। इसे कहते हैं शपथ दिलाना, ओथ टेकिंग। तो इसको शपथ कौन दिलाएगा? और CJI का आदमी हट गया, 65 साल का हो गया, अब किसको बनाना है? नियुक्त करना है। उसका कोई चुनाव नहीं होगा, तो वो कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। दोनों, भाई तू मुझे शपथ दिला, मैं तुझे नियुक्त करूंगा, इस तरह से। तो दोनों की, न्यायपालिका की और विधान पालिका की, दोनों की क्या चलेगी? सर्वोच्चता। पेपर में आएगा कि बताओ भारत में कौन नंबर 1 है, तो कोई नंबर 1 नहीं है, दो चीजें पैरेलल हैं। कौन कौन सी? कौन किसको शपथ दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का CJI राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? क्लियर सबको? ये इन दोनों की सर्वोच्चता है। अब जरा बुक उठाओ और बुक में बताओ हमने क्या क्या पढ़ा था। सेकंड टॉपिक पढ़ रहे थे, फर्स्ट मैंने पढ़ाया नहीं आपको। हमने बहुत शुरुआती सी चीजें पढ़ी थी, और जितना मुझे याद है 22 पेज तक पढ़ लिया था, शायद 22वां पढ़ा था ना, ये प्रारूप समिति का। 23 पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा, 23 का पढ़ना था। ठीक है, चलो 23 पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर विशेषताएं आएंगी। काफी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या बताते हैं ये पेज 23 पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ जन्मे थे? अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में, लिख लो यहाँ MP। लेकिन पढ़ाई लिखाई और वो सब इन्होंने बचपन कहाँ काटा? बंबई में, महाराष्ट्र। जन्म इनका हुआ था MP में, और इनका लालन पालन, ये बड़े जो हुए, इन्होंने जो चीज़ें सीखी, स्कूलिंग वगैरह, वो महाराष्ट्र में। पढ़ाई लिखाई जो शुरुआती की शिक्षा वो महाराष्ट्र में, क्योंकि पिता नौकरी में थे, तो महाराष्ट्र में। मुंबई कह लो, तभी तो मुंबई की सीट से इलेक्शन लड़ा था। जीते थे, हारे थे? कहाँ जीत के आए थे? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में किसने जितवाया था? मुस्लिम लीग। लेकिन तब वो बंगाल था, बाद में जाके बांग्लादेश बना। चलो पढ़ो जरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स में से टिक कर लो ये, 26 नवंबर। इस दिन ये बुक लिखकर पूरी हुई थी। कौन सी बुक? हाँ, किस डेट पर? इसको थोड़ा सा सुन लो और समझ लो, 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें से, पेपर में घुमा फिरा के। किताब लिखकर पूरी हो गई थी 26 नवंबर। किसने लिखी थी किताब? नहीं, अंबेडकर ने नहीं। अंबेडकर ने तो सारा काम वो पांडुलिपि वाला किया था। असली काम किया था एक यूनिवर्सिटी के 2 आदमियों ने, जिनका नाम लिया भी नहीं जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोनों। एक आदमी का नाम था, क्या नाम था उसका? राय ज्यादा लिखते थे वो, प्रेम बिहारी नारायण, ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका सबसे बड़ा योगदान है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को लिखने में, क्योंकि एक राइटिंग में लिखना था। अब जैसे अंबेडकर की राइटिंग किसी को पता ही नहीं अच्छी थी बुरी थी, उन्होंने लिखने का काम नहीं किया। ये कैलीग्राफर थे, मतलब बहुत सुंदर लिखते थे। इसकी निब भी अलग विदेशों से मंगवाई गई थी, अलग तरह के पेन से लिखा गया था, और पूरी किताब इटालियन स्टाइल में लिखी गई है। इटालियन स्टाइल, जिसमें थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा लिखते हैं राइटिंग को। और पूरे की पूरी बुक किस में लिखी गई थी? इंग्लिश में।
इस किताब को लिखने में एक लंबा दौर, जैसे काम किया लगभग 3 साल, फिर उस काम को फाइनल कर दिया टिक बी आर अम्बेडकर ने, भाई ये टॉपिक ऐड करने हैं, क्योंकि उनका काम था फाइनल किताब कैसी बनेगी उसको एक रूप देना। इसीलिए इसका नाम ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट तैयार किया, खाका, ब्लूप्रिंट। फिर वो दिया गया था एक आदमी को कि आप इसकी पूरी की लिखो एक फ्लो में, एक राइटिंग में। उन्होंने लिखी थी इंग्लिश में, इटालियन स्टाइल में, और तब ये किताब लिखकर पूरी कर दी थी 26 नवंबर 1949 को। इस दिन सबको पता था आज किताब फाइनल हो गई और आज इस पे साइन होंगे। तो 284 लोग पहुंचे थे, जिन सब लोगों ने किसी न किसी रूप में इस किताब को लिखवाने में जो कच्चा काम था उसमें हेल्प की थी। इन 284 को एक एक करके बुलाया गया और यहाँ साइन करवाए गए। ये जो बुक लिखी गई थी ना, इसके 11 पन्ने खाली छोड़ दिए थे, 11 पे, बहुत लंबी चौड़ी सी किताब है, पूरे खाली, कि इस पे सिर्फ साइन होंगे उन लोगों के जिन्होंने योगदान दिया। 11 पन्नों में सबसे पहला साइन किया था इस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो इसके अध्यक्ष थे। फिर बीच में सारे लोग आते रहे और लास्ट साइन हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। इसमें कुल कितने हस्ताक्षर हैं? 284 लोगों ने साइन किए और इस दिन सबने कहा था आज फाइनली हमने इस किताब को लिख के पूरी तरह तैयार कर लिया। और 3 वर्ड्स लिखे गए थे कि आज 26 नवंबर 1949 को हम इस किताब को आत्मार्पित करते हैं, यानी अपने आप को अर्पित, अपने आप को देते हैं इस किताब को। हम इसको आज के दिन, जैसे 3-4 वर्ड लिखे गए इस तरह के, अधिनियमित, आत्मार्पित, इस टाइप के हिंदी वाले वर्ड्स इंग्लिश में बता दूंगी। और कहा था आज के बाद इस किताब से देश चलेगा, पर चला नहीं था। देश आपका चलना स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 और इसीलिए कहते हैं इस दिन हमारी किताब को हमने लागू किया। किताब को अपना लिया था 26 नवंबर को, पर लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। पेपर में लागू की तिथि आए तो 26 जनवरी टिक करना, और कहें अधिनियमित, आत्मार्पित, आत्मसमर्पित तो डेट टिक करनी है 26 नवंबर 1949। कितने साइन हुए थे? 284। इनमें सबसे पहला, सबसे आखिरी वैसे पूछते नहीं है पर हम याद रख लेंगे, ठीक है? चलो अब पढ़ो इसको। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। ये इंपॉर्टेंट डेट है। इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया, अंगीकृत। ये 3 वर्ड्स आएंगे, अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत। तो डेट आएगी 26 नवंबर। आगे पढ़ना। संविधान सभा के 284, ये इंपॉर्टेंट है, 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इनमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8। टोटल याद है कितनी औरतें थी? 15। पहली मीटिंग में पहुंची थी 9। एक मुसलमान औरत थी, बेगम अयाज रसूल, बहुत पढ़ी लिखी और काबिल महिला। ये टिक कर लो। औरतों के 8 औरतों के साइन है 284 में से, तो बीच का डिजिट है ना, उतनी महिलाएं 8। इनमें सरोजनी नायडू, बहुत बड़ा नाम, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख, ये सबसे प्रोमिनेंट मेंबर थी। यहां लिख लो, सबसे प्रमुख सदस्य थी दुर्गाबाई। आधे टिक कर देंगे सरोजनी को, वो नहीं थी। यहां लिखो प्रोमिनेंट मेंबर थी, सबसे इंपॉर्टेंट महिलाओं में 15 में। क्या नाम था इनका? हाँ, दुर्गाबाई देशमुख, नाम ही दुर्गा था। प्रोमिनेंट मेंबर, वुमेन मेंबर थी ये। टोटल कितनी औरतों के साइन है किताब पर? 8। वैसे औरतें थी 15, लेकिन बाकियों के साइन नहीं है, ठीक है? ऊपर एक पॉइंट लिखो, अकेली मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, ये पेपर में आता है। बेगम कहीं अयाज लिखा है, कहीं एजाज, रसूल, एजाज भी यही हैं। तो इकलौती भारतीय संविधान सभा की मुस्लिम महिला सदस्य बेगम अयाज या अयाज या एजाज रसूल। और प्रोमिनेंट पूछेंगे 8 में तो दुर्गाबाई देशमुख, सबसे इंपॉर्टेंट में, ठीक है? एक महिला और थी, उनके बारे में थोड़ा सा सुन लो। उनका नाम था अच्छा, ये ना महिलाएं नॉर्मल परिवारों की नहीं थी। 15 की 15 को मैंने पढ़ा था डिटेल में। सब बहुत अमीर, खाते पीते, जिनके बाप, दादा, परदादा, भाई बहुत बड़ी पोस्ट पर थे। क्योंकि इतना पढ़ने की काबिलियत, सोचो तुम्हारी परदादी के टाइम की औरतों में, हमारे घरों में तो इस टाइम औरतें पढ़ती नहीं थी। इस टाइम पे ये औरतें कोई लंदन पढ़ के आई थी, कोई अमेरिका, यानी ये सब बहुत रिच और अच्छे बैकग्राउंड से थी। एक औरत का नाम मैं लिखने जा रही हूँ, राजकुमारी अमृत कौर। अगर तुमने सुना हो, पहले इनके बारे में जान लो। राजकुमारी का मतलब है सच में एक अच्छे परिवार से। नाम था अमृत कौर। कौर आप जानते हैं, सिंह और कौर लड़के लड़कियों के नाम में सिख कम्युनिटी में लगते हैं। ये पहली स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर थी, और ये लगातार एक डिपार्टमेंट को संभालने वाली सबसे लंबे टाइम तक हेल्थ मिनिस्टर रही हैं ये अब तक के इतिहास में। ये लिख लो, यहीं पर एक लाइन लिखो। ये भी तो इसकी मेंबर थी संविधान सभा की, राजकुमारी अमृत कौर। ये 10 साल तक स्वास्थ्य मंत्री थी, 10 ईयर्स तक स्वास्थ्य मंत्री। और जो एम्स है ना तुम्हारा, एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसकी फाउंडर थी ये। इन्हीं के कारण ये शुरू हुआ था। आज पूरे देश में एम्स की कितनी कई शाखाएं बना दी, पहले सिर्फ दिल्ली में था। तो फाउंडर ऑफ एम्स राजकुमारी अमृत कौर, जो क्या थी आपकी पहली ये स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर। कितने साल रही थी? 10 साल। कैबिनेट में लगातार काम करने वाली ये महिला थी, बढ़िया काम किया इन्होंने। चलो अब अगले हेडिंग पे आ जाओ। प्रारूप समिति के सदस्य, कौन था प्रारूप का मुखिया?
डॉक्टर BR अंबेडकर। ड्राफ्टिंग इसी का नाम है, प्रारूप का। इसी को पांडुलिपि समिति भी कहते हैं, लिख लो यहाँ, पांडुलिपि समिति। पांडुलेखन कहते हैं एग्जैक्टली, तो पांडुलेखन समिति। पहला टिक करो, डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर अध्यक्ष से। कब बनी थी ये समिति, डेट याद हो तुम्हें? खेल दिवस मनाते हो तुम, 29 अगस्त, लिख लो यहाँ इसके पास, 29 अगस्त 1947 तब बनी थी ये, 29 अगस्त 1947। पहला टिक करना भीमराव अंबेडकर। अगले बस पढ़ लो, गोपाल स्वामी अयंगर, नाम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कृष्णा स्वामी अय्यर, AK अय्यर लिखते हैं इसको शॉर्ट में। तो इसके बाद अगला KM मुंशी का पूरा नाम है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, यहाँ लिख लो शॉर्ट में KM मुंशी। ये पेपरों में आते हैं कौन इसका मेंबर नहीं था, तो 7 नाम पढ़ लेना। KM मुंशी, AK अय्यर, एक अयंगर था, एक अंबेडकर। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, BL मिश्र की जगह आए थे बाद में, DP खेतान। 1948 में इनकी डेथ के बाद कृष्णामाचारी सदस्य बने। तो एक आइडिया रखना कि अयंगर है, अय्यर है, कृष्णामाचारी है, खेतान है, अंबेडकर है, इस तरह के नाम है। 2-4 बार पढ़ लोगे। KM मुंशी बहुत बड़ा नाम, इंपॉर्टेंट है ये। अगला पॉइंट टिक करो, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये अंतिम बैठक, और 26 जनवरी को एक विदेशी आने वाला था, कौन? 24 जनवरी 1950 को हमने लास्ट बैठक की, क्योंकि 26 जनवरी को तुम क्या मनाने वाले थे? इंडिया का फर्स्ट रिपब्लिक डे, यानी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र पे किसी बाहर के आदमी को बुलाने का ट्रेंड 50 से है, हर साल किसी विदेशी को। और पहली बार कौन आया था? डॉक्टर सुकर्णो। कहाँ का था? इंडोनेशिया। तो फर्स्ट चीफ गेस्ट इंडिया में जो आए थे रिपब्लिक डे पे, वो किस देश के थे? इंडोनेशिया। क्या नाम था इनका? डॉक्टर सुकर्णो। और इनके सामने हम लोगों ने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत गा के दिखाया था। तो इसका मतलब उसके लिए पहले से कंफर्म होगा भाई ये वाला गाना गाना है। 24 तारीख को हमने अंतिम बैठक की, और इस दिन डिसीजन लिया गया था कि भाई आज से एक दिन बाद बैठक होगी, और उसमें विदेशी भी आएंगे और दुनिया देखेगी, क्योंकि भारत पहली बार एक तरह से रिपब्लिक डे मनाएगा। तो अंतिम बैठक में हमने डिसीजन लिया था कि हमारे देश का राष्ट्रगान क्या होगा, हमारा राष्ट्रगीत क्या होगा, और हमारा राष्ट्रपति कौन होगा। क्योंकि ये तीनों चीजें उस दिन सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। राष्ट्रपति जो इनको रिसीव करेगा, इनके साथ बैठेगा बराबरी की कुर्सी पर, जो एक कैबिन में PM नहीं बैठता, PM अलग बैठता है, यहाँ राष्ट्रपति और चीफ गेस्ट बैठते हैं अलग, PM तो पिछली लाइन में बैठेगा। यहाँ 26 जनवरी को तुम्हारे राष्ट्रपति की कीमत होती है, और 15 अगस्त पे तुम्हारे प्रधानमंत्री की। दोनों का अलग अलग दिन है। राष्ट्रपति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है 26 जनवरी, क्योंकि इस दिन सब इसका वेट करते हैं। अगर तुमने कभी 26 जनवरी की परेड टीवी में देखी हो, तो PM खड़े होते हैं जब राष्ट्रपति की गाड़ी आके रुकती है, और फिर वो उतर के PM वगैरह सब नमस्ते और हाथ जोड़ते हैं। लेकिन 15 अगस्त पे राष्ट्रपति की कीमत नहीं होती, 15 अगस्त पे कीमत होती है PM की, जब वो लाल किले पे जाके और झंडा फहराता है। ये 2 दिन अलग कीमत हैं। 15 अगस्त PM का है, 26 जनवरी राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के साथ कौन बैठने वाला था? तो राष्ट्रगीत बजेगा। अब राष्ट्रगीत कौन सा बनाया गया आपका? क्या है आपका राष्ट्रगीत? हाँ, आपका राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। कब लिखा गया था? कब लिखा गया था? अब ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम्हारी कोई बेइज्जती इस बात पे ना कर दे तो राष्ट्रगीत नहीं पता। हमारे देश में ये बहुत कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की कमी है, नहीं तो ये स्कूलों में बच्चों को बताया जाना चाहिए कि कब लिखा, किसने लिखा, क्या टारगेट। 12 साल भाषण देते रहेंगे फालतू के, ये बेसिक बातें स्कूल वाले कभी बताते नहीं जो बताई जानी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट और लास्ट टाइम इसको बता रही हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी। वंदे मातरम आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी ही चट्टोपाध्याय है, चट्टोपाध्याय, ये बंगाली हैं, इन्होंने लिखा था। पहले सुनो और समझो, बाद में लिख लेना। इन्होंने जब ये लिखा तो वैसे ही बैठे अपनी कुर्सी पर, क्रांतिकारी टाइप के लीडर थे ये। और 1874 में क्रांति के बाद, 57 की क्रांति के बाद सब दुखी थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि कांग्रेस नहीं थी, कोई संगठन नहीं था। तो इन्होंने एक दिन वैसे ही कुर्सी पे बैठे बैठे मन में कुछ इस तरह के इमोशंस फील हुए देश के प्रति, और लिख दिया वंदे मातरम, और पूरी हेडिंग देके उसको पूरा एक गीत बना दिया। इस वंदे मातरम को इन्होंने जब लिखा तो इन्होंने इसमें संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया। आप वैसे भी देखिए हलंत किस भाषा में आते हैं, और तो दुनिया में हलंत है ही नहीं। संस्कृत के साथ क्योंकि ये बंगाली हैं, तो इन्होंने कुछ वर्ड्स किसके लिए? बांग्ला भाषा। तो 2 भाषाओं में लिखा गया, संस्कृत और बंगाली में, आपका वंदे मातरम। जब इसको लिखा 1874 में, तो एक आदमी ने लिखा, पढ़ा, अच्छा लगा, और अपनी अलमारी खोल के ऊपर एक इसमें रख दिया फाइल में, कि ठीक है भाई मेरे इमोशंस से मैंने कविता लिखी और मैंने उसको रख दिया। काफ़ी साल बाद जाके ये एक दिन वैसे ही कागज़ का टुकड़ा निकल के इनके फाइल से नीचे गिर गया। इन्होंने उठाया और देखा तो ये कितना बढ़िया मैंने गीत लिखा था, ये जनमानस तक पहुंचना चाहिए, लेकिन क्या साधन थे नहीं। तो इनके दिमाग में आया, उसी टाइम पर ना ताज़ा एक विद्रोह किया था हमारे सन्यासियों ने, सन्यासी विद्रोह। और इस विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ था। अंग्रेजों ने ऐसा दमन किया कि एक एक आदमी मार दिया,
इन बेचारे सन्यासियों के पास कोई हथियार नहीं था और ये विद्रोह इस तरह का नहीं था कि जैसे इसको दबाया गया। अंग्रेजों ने हजारों सन्यासी मार दिए, बेचारे निहत्थे थे जिनका कोई टारगेट ही नहीं था अंग्रेजों को मारने का, सिर्फ ये विद्रोह कर रहे थे कुछ छोटी बातों को लेकर जो अंग्रेजों को मान लेनी चाहिए थी। इस सन्यासी विद्रोह में हजारों की संख्या में जब सन्यासी मारे जिनकी गलती नहीं थी, तब बंकिम चंद्र को लगा कि अब जरूरत है कि मैं कुछ लिखूं, क्योंकि हर आदमी को फील होता है कि मैं जो कर सकता हूं ना कम से कम वैसा कर दूं देश के लिए, कि कल को मुझे ये फील ना हो कि मैंने कुछ नहीं किया। और उस दौर में इन्होंने किताब लिखी और इन्होंने कहा इसको दुनिया पढ़े, मैं चाहता हूं। किताब को नाम दिया मठ, वो जगह होती है जहां सन्यासी रहते हैं, तो इन्होंने इस किताब का नाम रखा आनंद मठ। और इस पूरी किताब में इनके विद्रोह के बारे में बताया। कौन से विद्रोह के बारे में? अब ये एक उपन्यास है, उपन्यास दुनिया पढ़ लेगी तो बंकिम चंद्र की बातें दुनिया को पता चलेंगी। लेकिन इस आनंद मठ के बीच में वो कागज लगा दिया बंकिम चंद्र ने जो कई सालों पहले कब लिखा था, जिसमें क्या लिखा हुआ था। और जब ये नॉवल छपा तो सोचो जिस जिस पढ़े लिखे आदमी के घर गया उसने पढ़ा वंदे मातरम, सुजलाम सुफलम शस्य श्यामलम, है ना, पूरी मतलब कहानी पढ़ ली। और उसको समझ में आया कि भारत में सच में ऐसा है, भारत इतना महान था और कैसे भारत को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अंग्रेज। यानी पढ़े लिखे लोगों तक इस उपन्यास के माध्यम से चटर्जी ने वंदे मातरम का वो गीत जो कई साल पहले लिखा था पहुंचा दिया। लेकिन पढ़ने लिखने वालों का प्रतिशत बहुत छोटा था, मुट्ठी भर लोगों ने पढ़ा, फिर भूल गए लोग। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का दमन बढ़ता गया, हमारे क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाना, बुरा हाल कर दिया। तब जाके 1896 में इस किताब में लिखे बंकिम चंद्र के वंदे मातरम को रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और ये गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में, और ये था सितंबर 1896 का सन, सितंबर 1896। जब ये गाया कांग्रेस के अधिवेशन में, लिखा है ना अधिवेशन, अधिवेशन मतलब सत्र, कांग्रेस के सेशन होते थे हर साल, तो यहाँ ये गाया गया। और जब ये गाया गया तो सब लोग पढ़े लिखे और काबिल थे, क्योंकि राजनीति में उस टाइम ना अच्छे लोग आते थे, आज की तरह बकवास नहीं थी तब राजनीति। इन सबको बहुत अच्छा लगा और सबने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा गीत है और ये तो जनमानस की आवाज़ बनना चाहिए। वहाँ से ये फेमस होने लग गया और फिर इसकी अच्छी धुन बना दी। फिर ये धीरे धीरे जैसे जहाँ जहाँ इकट्ठे होते वहाँ इसको गाने लग गए। इस तरह से इसको गाने का एक प्रचलन चल पड़ा। इसको गाने का टाइम कितना टाइम लगता है? 65 सेकंड, 52 सेकंड तो राष्ट्रगान के हैं, ये 60 सेकंड प्लस कई बार ऐसा लिख देते हैं जानबूझ के 1 मिनट 5 सेकंड। इसका कारण समझ लो, 60 तो ये हो गए और 5 वो हो गए, तो या तो वो कहेंगे 65 सेकंड या फिर 1 मिनट 5 सेकंड। कब लिखा गया था गाना? 1874। लेकिन फिर ये किताब में कब लिखा गया? 1882 में। किताब में कब छपा ये? 1882। और फिर गाया कब गया? 1896। ये बात समझ में आ गई? इसी के टक्कर में दूसरा भी, अभी लिखना मत, पहले सुन और समझ लो। जैसे लिखा तो गूगल पे भी तो होंगी ये सारी बातें जो मैंने बताई, इससे ज्यादा गूगल पे मिलेंगी पर याद नहीं रहेंगी। अब ध्यान से समझो। जन गण मन ये किसने लिखा था? ये रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत खाते पीते अमीर खानदान का एक आदमी जिसके घर में ना पैसे की कमी थी ना किताबों की, बहुत बढ़िया माहौल। कहते हैं उस टाइम पर ना, ये अंग्रेजों के टाइम में बंगाल बिहार उड़ीसा के 8 बहुत ज़्यादा अमीर परिवार थे, जिनमें से एक टैगोर का परिवार था, जिनमें एक बोस का परिवार था। जैसे इनके पास अपार धन संपत्ति थी, ये चाहते तो जिंदगी भर ऐश और आराम में काटते, पर इन्होंने बुरे दिन भी देखे, यानी देश के लिए अपनी लाइफ अपना पैसा सब लगा दिया। जन गण मन ये जो लिखा गया है, ये लिखा है आपके किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर ने ये पहली बार जब गाया ना तब फेमस हुआ, उससे पहले फेमस नहीं था। और इसकी 2 बातें हैं, हमारे टीचर ने बताई थी, मैं तुम्हें बता देती हूँ। असलियत ये है कि टैगोर ने ये दिल्ली में गाया था और दिल्ली में एक बड़ा दिल्ली दरबार लगा था जिसमें सिंहासन पर बैठे थे जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी और सामने हाथियों की और घोड़ों की बड़ी सेना। और वहाँ कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट करने की बात उठी, तब ये इन्होंने जाके उनके सामने घुटनों पे बैठ के गाया था, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो इसका मतलब उन्होंने पूछा कि भाई क्या गाया इस आदमी ने, तो बताया ये कह रहे हैं हम पूरी जनता और पूरे गणमान्य लोग जो हम अमीर और बड़े लोग हैं, हम भी अपने मन से आपको यानी ब्रिटिशर्स को भारत के भाग्य का विधाता मानते हैं। अगर इस सेंस में देखें तो ये गलत कह रहे थे, लेकिन इसको किसी को बताया नहीं गया, ये बात यहीं दबा दी। और कहते हैं गांधी ने इनको बहुत डांटा था। गांधी इनसे छोटे थे, 1869 का बर्थ है, इनका 1861 का। पर गांधी ने कहा था कि अगर जनता इस बात का मतलब समझ गई ना तो तुम्हारी इतनी बेइज्जती होगी जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए ये बात यहीं दबा दी गई। और फिर इसको गाना जो प्रमोट किया गया वो कहा गया कि पहली बार ये गाया गया कलकत्ता के अधिवेशन में, सेम वैसे ही जैसे वो वाला गाया गया था। और इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में जब ये यहाँ गाया गया तो ये फेमस हुआ। अगले साल एक मैगजीन निकली 1912 में जिसको नाम दिया गया तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी ये एक मैगजीन है, एक सभा बनी थी बाद में। इस मैगजीन में ये लिखा हुआ आया, लोगों ने पढ़ा और कहते हैं 1913 में इनको सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया था अगले साल। ये है आपका नोबेल।
कुछ लोग इस तरीके से भी इसको लिंक करते हैं, अब मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है, कि नोबेल दिलवाने में बहुत बड़ा हाथ जॉर्ज पंचम का था, और क्यों रहा होगा वो आप कारण समझ सकते हैं, लेकिन इस बात का ना कोई साक्ष्य है ना ये बात आप कह सकते, क्योंकि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए ये पढ़ाया और बताया जाता है कि 11 में ये रविन्द्रनाथ ने लिखा, 12 में ये छपा और 13 में इनको प्राइज मिला। बाद में इन्होंने कुछ साल बीतने पर 1919 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और नाम रखा द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी भारत की सुबह का गाना, और इस तरह से ये फेमस होता चला गया। इसको गाने में लगते हैं 52 सेकंड। कितनी लाइंस हैं तुम्हारे इसमें? इसमें 13 लाइंस हैं। कितने पैराग्राफ्स थे? 5। कितनी लाइंस हैं? 13। ये पूछते हैं कितनी पंक्तियां हैं इसमें? जनगण मन में 13 लाइंस हैं। और कितने पैराग्राफ्स हैं? 5 पद हैं। गाने का समय कितना बताया? 52 सेकंड। कभी कभी पूरा गाना नहीं गाते, सिर्फ धुन बजाते हैं आगे पीछे की, उस टाइम पर कितने सेकंड? 20 सेकंड। मीटिंग्स में कई बार ऐसा होता है पूरा इसका शब्द नहीं बोले जाते, आगे पीछे की सिर्फ धुन बजती है, तब कितने सेकंड के अंदर? 20 सेकंड। ये 5-7 बातें हैं जो याद रखती हैं। आ गई समझ में? ये जल्दी से किताब में कहीं भी लिख लो, राष्ट्रगीत। पहले पेज पे बहुत जगह खाली होगी, कहीं भी बना लो और बार बार इसको देख लेना, पूछते हैं एग्जाम में। राष्ट्रगीत लिखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, कुछ भी लिख लो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। जैसे ठाकुर और टैगोर एक ही हैं, ऐसे ये भी एक हैं। यहीं लिखो 1874 में लिखा, गीत के रूप में लिखा, 1874 गीत के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 1882 आनंद मठ उपन्यास, 1882 आनंद मठ उपन्यास, ब्रैकेट में लिखना सन्यासी विद्रोह का वर्णन। मठ अभी बताया था सामने, इसीलिए जब बोला जाता है तो ध्यान दिया करो। मठ जहां सन्यासी रहते हैं, जिनका बातचीत में ध्यान है ना, बार बार कोई नहीं टोके, तुम बड़े हो गए, 12वीं से निकल गए, अपना ध्यान खुद रखो, अब कोई तुम्हारा केयर टेकर नहीं है। लिखो 1882 आनंद मठ, ब्रैकेट में क्या लिखा? कौन सा? सन्यासी विद्रोह, इसका वर्णन इसमें शामिल किया। और इसी में लिखो 1896 थर्ड पॉइंट, 1896 पहली बार गाया गया, 1896 पहली बार गाया गया, ब्रैकेट में लिखना कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो संस्कृत प्लस बांग्ला भाषा, 2 लैंग्वेजेस, मेन संस्कृत है, फिर बंगाली के कुछ शब्द हैं, संस्कृत प्लस बांग्ला। इसी में लिखो 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड, इसको गायन का समय, 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड। तो कौन सी 2 भाषाओं में है ये? संस्कृत और बांग्ला। अगर दोनों अलग अलग आ गई तो किसके साथ जाओगे? पहली प्रायोरिटी संस्कृत। बंगाली के कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से सन याद रखने हैं? 1874, 82, 96। ये जो 1896 है ना, इसको ध्यान से बोर्ड पे देखो। इस टाइम कई चीज़ें खास हुई हैं। जब पढ़ाई करते हैं ना तो हर चीज़ को रिलेट करके पढ़ते हैं ताकि रटना ना पड़े। अब ध्यान से मेरी बातों को सुन लो, ये याद रह जाएगा। 1896 की मुख्य घटनाओं में पहला, आपकी दुनिया के सबसे बड़े गेम्स, जिनको आप कहते हैं, क्या कहते हैं? आधुनिक ओलंपिक्स। मैंने आधुनिक पता क्यों लिखा? क्योंकि ये ईसा पूर्व में भी थे, 776 ईसा पूर्व, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ ना, उससे पहले भी ये वाले गेम्स थे, फिर ये बंद हो गए थे बीच में, तब ये कुछ देश खेलते थे। आधुनिक ओलंपिक जो आज खेले जाते हैं, जो लास्ट कब खेले गए थे? 2021 में। कहाँ वाले थे वो? जापान, टोक्यो ओलंपिक्स खेले गए हैं ना। कौन से नंबर के थे वो? पेपर में ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, कौन से नंबर के खेले गए, ये तैयार करना होता है। 32वें नंबर के खेले गए थे, तो ये 33, 34, 35 कहाँ खेले जाएंगे? पेपरों में आएंगी चीजें। अब वापस आ जाओ, सुनो। आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट हुए थे 1896 में। दूसरा पॉइंट, एक बहुत बड़ा प्राइज, जिससे बड़ा कोई प्राइज है ही नहीं धरती पर, क्या नाम है उसका? नोबेल। जो नोबेल था ना, एक आदमी था एल्फ्रेड नोबेल, इसकी डेथ हुई थी 1896 में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसकी डेथ के बाद 5 साल इसके पैसे का क्या करना है, इस पे बहस छिड़ी थी, और 5 साल बाद जाके 1901 में इसके नाम पर नोबेल प्राइज दिए गए थे। और किसी भी इंडियन को नोबेल प्राइज 13 साल बाद मिला था, 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर। ये पहला इंडियन भी है और पहला एशियन भी है, इससे पहले किसी चाइनीज को भी नहीं मिला। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि चाइना जो नंबर 1 देश था पहले भी, वहां भी पहला नोबेल कोई नहीं लाया, हम हैं पहले, एशियाई भी और इंडियन भी। और तीसरी घटना 1896 में, अभी जो तुम पढ़ रहे थे, क्या गाया गया था? राष्ट्रगीत, फर्स्ट टाइम गायन। ये 3 घटनाएं। तो आधुनिक ओलंपिक पूछे तो 1896, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई तो 1896, और आपका ये राष्ट्रगीत गाया गया तो 1896। ये लिख लो यहीं पर, कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी होती है, बहुत ज्यादा चीजें साथ में जोड़कर 1896 जहां लिखा हो ना वहीं हेडिंग डाल दो और तीनों घटनाएं लिख लो। आधुनिक ओलंपिक्स की शुरुआत, सेकेंड अल्फ्रेड नोबेल की डेथ, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896, अल्फ्रेड नोबेल की डेथ। वहीं लिखना नोबेल प्राइज पहली बार दिए गए 1901 में, इसकी डेथ के 5 साल बाद।
एग्जाम में आ जाएगा फर्स्ट नोबेल कब दिया गया, 1901 में, और राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया 1896 में। तो 1896 के 3 काम। ठीक है, अब इस पे कोई क्वेश्चन है तो तुम्हारा नंबर ना कटे। बताओ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब लिखा था गाना? 1874। किताब कब लिखी थी? उपन्यास 82। क्या नाम दिया था? कितने सेकंड तक गाना है ये? 1 मिनट 5 सेकंड। और इन्होंने जब वो किताब छपी थी 1800 कब 82, उसके बाद गाया कब गया? 1896। 96 के 3 काम क्या क्या बताए? आधुनिक ओलंपिक्स, एल्फ्रेड नोबेल की डेथ, और हमारा राष्ट्रगीत गाया गया या राष्ट्रगान गीत गाया गया। ठीक है, ये ओलंपिक पहली बार कब दिए गए? ये सॉरी, नोबेल कब दिए गए? ओलंपिक कब खेले गए? हाँ, लेकिन इससे पहले अगर कहें प्राचीन ओलंपिक तो वो 776 ईसा पूर्व में। लिख लो यहाँ, प्राचीन ओलंपिक 776 बिफोर क्राइस्ट। बहुत पुराने टाइम की बात है ये। तब तो जीसस क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ था, तब खेले गए थे। तो प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में। ठीक है, जल्दी से अगली हेडिंग लिखो, राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। ये नेशनल सॉन्ग था, नेशनल एंथम। वहां लिख लो जनगणमन, नेशनल एंथम जनगणमन। वहां लिखो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में गाया। लिखा लिख लो तुम लोग, क्योंकि गाने के ऊपर डिस्प्यूट है, पूछते भी नहीं। 1911 रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। 1912 तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा। तत्वबोधिनी मैगजीन में छपा। जैसे उनकी किताब क्या थी वो? हाँ, ऐसे इनकी तत्वबोधिनी, खुद की मैगजीन थी इनकी, तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा। नेक्स्ट लिखो 1913 में नोबेल मिला। 1913 में किस चीज़ का नोबेल मिला था इनको? नोबेल किस चीज़ में दिया जाता है? 5 चीज़ें थी नोबेल की, इसको भी ध्यान से सुनो। 3 थी साइंस वाली, साइंस की 3 स्ट्रीम्स है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एक अब दिया जाता है जो बाद में शुरू हुआ था, इकोनॉमिक्स का। एक शांति का था, पीस, और एक पढ़ाई लिखाई का था, लिटरेचर। कितने फील्ड में था ये? 5। आपको पहला मिला था लिटरेचर में, क्योंकि गीतांजलि पोएम्स की बुक है, इंग्लिश में लिखी थी इन्होंने, उसके ऊपर। तो लिख लो ये पॉइंट, लिखो 1901 में, लिख लिया 13 में, एक नहीं 13, 1913 में नोबेल मिला। ब्रैकेट में लिखो गीतांजलि। गीतांजलि पोएम्स हैं ये, इंग्लिश में लिखी थी, ट्रांसलेट की थी बाद में, खैर, पर तुम इंग्लिश लिख लो। गीतांजलि बुक लिटरेचर के लिए। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल? अब 6 में है, पहले कितने में था? 5। ये इकोनॉमिक्स देखो मैंने साइड में लिखा, ये बाद में आया था। लिख लो फटाफट से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीस शांति, और लिटरेचर पढ़ाई लिखाई का। और बाद में क्या स्टार्ट हुआ? ये 5 कब दिए गए थे पहली बार? 1901 में। तुम्हें कब मिला? 1913 में। और ये इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ गांधी के डेथ एनिवर्सरी, 100 साल, मतलब उनकी बर्थ के जब 100 साल पूरे, 1969। लिख लो ये पॉइंट, लिखो इकोनॉमिक्स का नोबेल 1969 में शुरू हुआ। इकोनॉमिक्स का नोबेल 1969। बाकी 5 कब शुरू हुए थे? 1901 में। तुम्हें पहला कब मिला? 1913 में। कौन लेकर आया? टैगोर। टैगोर ने क्या लिखा था? गीतांजलि। क्या है गीतांजलि? कविताएं, कविताओं का संग्रह। आ गया सबको समझ में? जल्दी से लिख लो 52 सेकंड। इसको गाने का समय 52 सेकंड। कभी कभी जब धुन बजती है तो सिर्फ 20 सेकंड मेंशन कर लो, 20 सेकंड, 52/20 सेकंड। और ये जानते हो टैगोर दुनिया पर इकलौता आदमी है जिसने 3 देशों के राष्ट्रगान में मदद की। अपना पूरा लिखा, बांग्लादेश का, श्रीलंका की मदद की थी। ये याद रखना है, ऐसा धरती पे कोई आदमी नहीं है। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ेंगे।